यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ओके, सभी ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कल हमने आर्टिकल 19 कंप्लीट कर लिया था। और मैंने आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया था। बट कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैं एक बार फिर से आज आर्टिकल 21 से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग जिन्होंने कल क्लास नहीं करी थी या किसी वजह से भी वो मिस कर गए थे क्लास करने से, आप लोग आज सेशन को अच्छे से देखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो कन्विक्टेड है फॉर अ पर्टिकुलर ऑफेंस, उसको आप कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हो। अब आप देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये कितनी अच्छी बात है। सिटीजन्स के लिए भी प्रोटेक्शन है, जो इनोसेंट है उनके लिए भी प्रोटेक्शन है। ठीक है, स्टेट के पास भी कुछ पावर्स है, कुछ सिटीजन्स के पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। वहीं पे जो कन्विक्टेड पर्सन है उनके पास भी प्रोटेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, और ये प्रोटेक्शन आप आर्टिकल 20 प्लस आर्टिकल 22 में भी आपको देखने को मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिकल 20 कि आर्टिकल 20 जो है वो कैसे प्रोटेक्ट करता है कन्विक्टेड पर्संस को। ठीक है, जिसमें हम लोगों को 3 क्लॉजेस को डिटेल में डिस्कस करना है, इंक्लूडिंग केस लॉज। तो जो आपका 3 क्लॉज है, पहला है आपका 20 क्लॉज 1 जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, सेकंड है आपका 20 क्लॉज 2 जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पार्टी। फिर हम लोग करेंगे 20 क्लॉज 3 जो कि है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं समझ रही हूँ कि आप लोग के एग्जाम्स बहुत ज्यादा ही नजदीक हैं, जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले हैं। तो यहाँ आज आप लोग आर्टिकल 20 को इतने अच्छे से समझ जाओगे कि आपको फिर दूसरी बार किसी चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए। चलिए देखते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 1। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की बात करता है। अब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का क्या मतलब है? ये जो हमारा जो ये क्लॉज है क्लॉज 1, ये क्या करता है, पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर है ना, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, उनकी पावर को ये रेस्ट्रिक्ट करता है, लिमिटाइज करता है। कैसे लिमिटाइज करता है? तो इन जनरल लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है कि वो लॉज बना सकते हैं। ठीक है, और वो लॉ किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ हो या फिर प्रोस्पेक्टिव लॉ हो। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव लॉ कल भी डिस्कस किए थे इससे पहले के लेक्चर में। एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज का मतलब होता है कि ऐसे लॉ या ऐसा कानून जो कि पास्ट इवेंट्स पे भी अप्लाई होता है, भले ही वो आज एनेक्ट किया गया हो। ठीक है, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी पास्ट इवेंट्स पे भी होती है, पास्ट ट्रांजेक्शन्स पे भी होती है। लेकिन जब हम लोग प्रोस्पेक्टिव लॉ की बात करते हैं, तो प्रोस्पेक्टिव लॉ क्या है? ये सिर्फ फ्यूचर इवेंट्स पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, डेट ऑफ एनैक्टमेंट से, जिस दिन से वो लॉ एनैक्ट हुआ है, अब उसके बाद से जो भी इवेंट होंगे उस पे वो लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये है डिफरेंस हमारा रेट्रोस्पेक्टिव लॉ एंड प्रोस्पेक्टिव लॉ में। तो 20 क्लॉज 1 जो है वो कैसे लेजिस्लेचर की पावर को लिमिट करता है? तो लेजिस्लेचर के पास इन जनरल पावर है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉज भी बना सकती है और प्रोस्पेक्टिव लॉज भी बना सकती है। लेकिन 20 क्लॉज 1 इनके पावर को रेस्ट्रिक्ट करते हुए ये कहता है कि आप क्रिमिनल मैटर्स में रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लेकर के नहीं आ सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई ऐसा लॉ नहीं ला सकते जिसकी एप्लीकेबिलिटी हमारे पास्ट इवेंट्स पे होगी। यानी आप इसको और अच्छे से समझो
कि अगर आज की डेट में किसी ने कोई क्राइम किया, तो आज की डेट में जो लॉ इनफोर्स हमारी कंट्री में है, यानी कि आज के डेट में जो भी कानून है, उस जो भी कानून व्यवस्था उस एक्ट के लिए, उस क्राइम के लिए हमारे देश में या हमारे कानूनी व्यवस्था में अवेलेबल है, उसके थ्रू ही आप उस पर्टिकुलर इंसान को पनिश कर सकते हैं। अब मान लीजिए उसने एक्ट आज किया और आज से 2 साल के बाद उसी एक्ट में कुछ चेंजेस आ गए या नया प्रोविजन जोड़ दिया गया या कोई नया एक्ट ही आ गया, ठीक है, और अभी तक उस पर्टिकुलर इंसान का क्या है, ट्रायल चल रहा है 2 साल तक। तो 2 साल के बाद जो नया कानून आया, वो आप आज के डेट पे क्राइम पे जो 2025 में हुआ है उस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। यही है हमारा 20 क्लॉज 1। और ऐसे ही ये प्रोटेक्ट करता है अक्यूज्ड के राइट्स को, कि कैसे प्रोटेक्ट करता है कि इस पे जो भी रेट्रोस्पेक्टिव लॉज है वो क्रिमिनल मैटर्स में एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलिए आगे देखते हैं। Yes, 20 clause 1 provides that no person shall be convicted of any offense except for क्या, except violation of law enforced, जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी पर्सन को आप कन्विक्ट नहीं करोगे एक्सेप्ट जो आज की डेट में जो लॉ इन्फोर्स है उसके बेसिस पे, या फिर, और हाँ, वो लॉ इन्फोर्स कब का होना चाहिए, जिस टाइम पे वो एक्ट कमिट किया गया था। जैसे अगर 2025 में एक्ट कमिट हुआ है, तो आज की डेट में उस क्राइम से रिलेटेड, उस एक्ट से रिलेटेड जो भी कानून है हमारे देश में, आप उस कानून के हिसाब से उसको सजा दोगे। ठीक है, तो यही हमारा कहता है 20 क्लॉज 1। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक केस हम लोग देख लेते हैं। इस केस का नाम है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और ये 1953 का केस है। देखिए क्या होता है, इसमें जो अक्यूज्ड हैं, इन्होंने 1947 में एक क्राइम कमिट किया, और वो क्राइम था आपका करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर। ठीक है, ये कंपनी के बेसिकली मैनेजिंग एजेंट थे, तो करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए थे। और उस टाइम पे 1947 में जो पनिशमेंट इस एक्ट के लिए दी जाती थी, वो आपकी क्या थी, या तो इम्प्रिजनमेंट हो, या तो फाइन हो, और या तो दोनों हो सकता है। ठीक है, अब ट्रायल जो है वो 1949 तक चल ही रहा था, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। अब 1949 में क्या हुआ, एक अमेंडमेंट आया। ठीक है, मतलब उसी एक्ट में एक अमेंडमेंट आया, और उसने क्या किया, पनिशमेंट को इंक्रीज कर दिया। सेम ऑफेंस जो जिसके लिए इनको चार्ज किया गया था अक्यूज्ड को, उस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। और इन्होंने कमिट कब किया था, 1947 में, और अमेंडमेंट कब आया, 1949 में। अब जब इनको वो इंक्रीज्ड एनहांस्ड पनिशमेंट इन पे लगाया गया और इनको सजा सुनाई गई, तो फिर इन्होंने फर्दर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एनहांस्ड पनिशमेंट है वो अप्लाई नहीं करेगा वैसे एक्ट पे जो 1947 में कमिट किया था अक्यूज्ड ने। आप अमेंडमेंट 2 साल के बाद लेके आ रहे हो। ठीक है, और यही हमारा 20 क्लॉज 1 इसी तरीके से जो कन्विक्टेड है, जो अक्यूज्ड है, उनको, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये केस सभी को क्लियर है, क्लियर हुआ? ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट में, सभी को ये केस क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप लोग केस का नाम नोट डाउन कर लेना। बताइए सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ अभी तो हमने देखा कि देखो भाई, जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉज, उनको आप क्रिमिनल मैटर्स में लेके नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, कोई ऐसा लॉ जो कि अक्यूज्ड के बेनिफिट के लिए हो, तो हम उसको रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उसको हम पास्ट इवेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, बट द अक्यूज कैन टेक एडवांटेज ऑफ द बेनिफिशियल प्रोविजंस ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, और इसको और अच्छे से समझने के लिए ये केस है हमारे पास, रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। अब इस केस में क्या हुआ, एक लड़का है जो कि 16 साल का था और उसके ऊपर चार्जेस लगे थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसने एक्ट कमिट किया था। तो उनके ऊपर क्या चार्जेस लगे थे, हाउस ट्रेसपास के और आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ गर्ल ऑफ 7 ईयर्स। ठीक है, अब क्या हुआ, उस टाइम पे जो सेड एक्ट था, जो इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करता था, तो उस एक्ट के अंडर उनको मैजिस्ट्रेट ने 6 मंथ की सेंटेंस देते हुए फाइन भी इम्पोज किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब इनका ये जजमेंट आ गया 6 मंथ प्लस फाइन, इसके जजमेंट के बाद ही एक नया एक्ट आता है जिसका नाम है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ठीक है, और ये एक्ट क्या कर रहा है, ये एक्ट ये कहता था कि जो भी पर्सन 21 ईयर्स से बिलो है उनको हम सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। तो अब ये जो प्रोविजन है ये तो अक्यूज्ड के बेनिफिट में चला गया, क्योंकि अक्यूज्ड को 6 महीने की सेंटेंस मिल गई थी, है ना, और इन जनरल रेट्रोस्पेक्टिव लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, यही 20 क्लॉज 1 कहता है। लेकिन ये एक्सेप्शन, ये जो ये बेनिफिशियल प्रोविजन जो अक्यूज्ड को क्या दे, एडवांटेज दे, इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 के मेजोरिटी में कहा कि क्योंकि ये अक्यूज्ड को एडवांटेज दे रहा है और एक्यूज्ड के लिए ये एक बेनिफिशियल प्रोविजन है, तो हम लोग इसको रेट्रोस्पेक्टिवली भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में भी सिमिलर वे में इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया गया। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर, सभी को क्लियर है। चलिए अब देखिए आर्टिकल 20 क्लॉज 2। नाउ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। अब डबल जियोपार्डी जो टर्म है, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट्स या जो भी आप लोग किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपने अपने लॉ स्कूल में ये टर्म काफी बार सुना होगा, डबल जियोपार्डी, राइट। तो 20 क्लॉज 2 बात करता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब है कि किसी भी पर्सन को आप सेम ऑफेंस के लिए, ठीक है, 2 बार पनिश नहीं कर सकते। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है मुकदमा चलना, ठीक है, प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। ठीक है, पनिशमेंट है, ठीक है, पनिशमेंट तो देना ही है, लेकिन आप एक पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं कर सकते। यही कहता है हमारा 20 क्लॉज 2। अब आगे समझते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, थॉमस दाना वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 1959 का केस है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल्स बताए थे कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 किन पे एप्लीकेबल होगा और किन लोगों को 20 क्लॉज 2 के अंडर हम लोग प्रोटेक्शन देंगे। प्रोटेक्शन क्या है इसमें कि एक पर्सन को आप सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं कर सकते, प्रोसिक्यूट एंड पनिश नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 20 क्लॉज 2 के एसेंशियल्स को बताया। एसेंशियल्स क्या थे, 3 एसेंशियल्स हैं, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस प्रोसिक्यूशन होना चाहिए अक्यूज्ड का, यानी कि उस पे पहले मुकदमा चला होना चाहिए उस सेम ऑफेंस के लिए। दूसरा, एज अ रिजल्ट अक्यूज्ड वाज पनिश्ड। उस प्रोसिक्यूशन की वजह से उसको पनिशमेंट भी मिल गई थी पहले उस ऑफेंस के लिए, ठीक है, और जो पनिशमेंट है वो सेम ऑफेंस के लिए था। जिस ऑफेंस के लिए उसको आज फिर से चार्ज किया जा रहा है, उसी ऑफेंस के लिए उसको पहले भी पनिशमेंट दिया जा चुका है। ये 3 हमारा इंग्रेडिएंट है और ये 3 इंग्रेडिएंट फुलफिल होने पे ही आप आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंडर प्रोटेक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक नोट करने वाली बात मैंने यहाँ पे लिखी है, आप लोग ध्यान से ये भी देख लीजिएगा। नोट करने वाली बात क्या है कि आप किसी को सेम ऑफेंस के लिए सिर्फ पनिश नहीं कर सकते,
लेकिन अगर कोई दो ऑफेंस है जिनके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं, इंग्रेडिएंट्स मतलब जो उसके उस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे हम जब कोई भी ऑफेंस के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसके एसेंशियल्स को देखते हैं कि ये चीजें फुलफिल होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि किसी ने ये ऑफेंस किया है। तो सिमिलर वे में अगर कोई अक्यूज्ड है जिसपे पहले कोई जिस जो ऑलरेडी प्रोसिक्यूटेड था, पनिशमेंट मिल चुका था, लेकिन वो दूसरा ऑफेंस था और अब जो उसने किया है वो दूसरा ऑफेंस है, तो ऐसे केस में ही कैन बी पनिश्ड फॉर द अदर ऑफेंस। यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट क्या है कि सेम ऑफेंस के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए। अब इसमें दूसरा केस है हमारा मकबूल हुसैन, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये आपका 1953 का केस है। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखिए, ये जो मकबूल हुसैन है ये एक इंडियन सिटीजन थे। ठीक है, इन्होंने गोल्ड क्या किया, इंपोर्ट करवाया, फॉरेन से गोल्ड इंपोर्ट करवाया, प्लस इन्होंने किसी भी उसका कोई भी डिक्लेरेशन जो वहां के पर्टिकुलर कंसर्न अथॉरिटी थे, कस्टम्स अथॉरिटी, उनको नहीं दिया था। गोल्ड इंपोर्ट भी करवा लिया विदाउट गिविंग एनी डिक्लेरेशन। ऐसा होता है कि अगर आप गोल्ड और कोई भी चीज अगर आप इंपोर्ट करवा रहे हो तो वहां पे जो कस्टम अथॉरिटी होती है एयरपोर्ट्स पे, आपको उनको इन्फॉर्म करना होता है, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो कस्टम अथॉरिटी थी उन्होंने इनके गोल्ड को कॉन्फिस्केट कर लिया। कॉन्फिस्केट करना मतलब जब्त कर लिया, जब्त करके अपने पास रख लिया। ठीक है, अब जब इनका ये गोल्ड जब्त हो गया, उसके बाद इन पे ही वॉज प्रोसिक्यूटेड अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फेरा जो हमारा जो एक्ट है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है, उसके अंडर इनको चार्ज किया गया। अब इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि देखो भाई, हमारा जो गोल्ड है वो तो ऑलरेडी जब्त है, किसके पास, कस्टम्स अथॉरिटी के पास। तो आप जो है क्या, उन्होंने क्या बोला कि आप मुझे सेकेंड टाइम प्रोसिक्यूट कर रहे हैं फॉर द सेम एक्ट। इनका क्या कहना था कि आप मुझे फेरा के अंडर जो प्रोसिक्यूट कर रहे हो, ये क्या है, ये सेम एक्ट के लिए आप मुझे दोबारा प्रोसिक्यूट कर रहे हो। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इस केस में एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, और जो ये हमारा कन्फिस्केशन था, जो कस्टम अथॉरिटी ने जो इसको कॉन्फिस्केट किया था, जब्त किया था, वो क्या था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं थी। और जो कस्टम अथॉरिटी है वो ना ही कोई ट्रिब्यूनल है, ना ही कोई कोर्ट है। तो उसका उसमें अगर आपका जब्त भी हो गया तो वहां पर आप प्रोसिक्यूटेड नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना, तो इसी रीजनिंग के साथ कोर्ट ने ये कहा कि देखो 20 क्लॉज 2 जो है वो सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है। और ये बोलते हुए इनका जो ये केस चल रहा था फेरा के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंडर, उसको कंटिन्यू रखा गया। ठीक है, मतलब इनको 20 क्लॉज 2 के अंडर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली। रीजन समझ गए सब लोग, क्यों नहीं मिली, क्यों इनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया? राइट, राइट, ठीक है। मतलब इसी केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन डिफरेंट है जुडिशियल प्रोसीडिंग से, और जो कस्टम अथॉरिटी है वो तो कोई ट्रिब्यूनल तो है नहीं और ना ही कोई कोर्ट है, तो उन्होंने जो भी किया वो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का पार्ट था। ठीक है, इसीलिए 20 क्लॉज 2 आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सब लोग क्लियर हैं इस केस से? लिखिए एक बार जल्दी से कमेंट में। ठीक है, ओके, फाइन, चलिए। नाउ थर्ड इज 20 क्लॉज 3। तो 20 क्लॉज 3 क्या है? प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है, या इंक्रिमिनेट करना क्या होता है, कि आप कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा पर्सनल डिटेल शेयर कर दो किसी भी फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, जिससे कि आपके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उसमें आप एक्सपोज हो जाओ।
तो उसके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। 20 क्लॉज 3 में क्या कहता है 20 क्लॉज 3? नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी पर्सन किसी भी ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड है, आप उसको खुद के अगेंस्ट विटनेस होने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। यानी कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आप उससे नहीं ले सकते जिससे वो खुद एक्सपोज हो जाए, ये उसके पास राइट है, ठीक है। उस अक्यूज्ड के पास ये राइट है। अब इसका केस देख लेते हैं जिसमें इस क्लॉज के इंग्रेडिएंट्स बताए गए थे। तो केस का नाम है MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के एसेंशियल्स को बताया था कि ये 3 कंडीशन जब फुलफिल होगी उन्हीं लोगों पे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एप्लीकेबल होगा और उन्हीं को ये प्रोहिबिशन मतलब अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का राइट मिलेगा, ठीक है। क्या है ये 3 एसेंशियल? ये जो राइट है, इट इज अवेलेबल टू पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। पहला तो ये होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई ऑफेंस का एक्यूजेशन हो, आप अक्यूज्ड हो किसी ऑफेंस के लिए। सेकंड क्या है कि आपको कंपेल किया जा रहा हो टू बी अ विटनेस या एविडेंस अगेंस्ट दैट ऑफेंस, जिस ऑफेंस के लिए आप अक्यूज्ड हैं, ठीक है। थर्ड है कि जो भी एविडेंस आपसे लिया जा रहा है वो आपके ही अगेंस्ट यूज किया जाएगा, ठीक है। ये 3 हमारे क्या है, इंग्रेडिएंट है जो इस केस के थ्रू कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ठीक है। तो समझ गए आप लोग क्या है? पहला है कि जो भी अक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट ये चीज अवेलेबल है। दूसरा कि जो अक्यूज्ड है उससे उसको कंपेल किया जा रहा हो विटनेस बनने के लिए, एविडेंस देने के लिए, ठीक है, फॉर दैट ऑफेंस। और थर्ड क्या है कि जो भी एविडेंस उनसे ही कलेक्ट किया जा रहा है वो उनके ही अगेंस्ट यूज किया जाएगा। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट फुलफिल होगा तो ही आप आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंडर प्रोटेक्शन ले सकते हैं, राइट। चलिए अब इसमें एक केस देखते हैं, निधि सतपथी वर्सेस PL दानी, 1978 का केस है। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस केस इज, क्या हुआ इस केस में, फॉर्मर CM थी उड़ीसा की, ठीक है, नंदिनी सतपथी इनका नाम था। इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर। तो चार्जेस लगने के बाद इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद पुलिस के 161 क्लॉज 2 ऑफ CRPC में पुलिस क्या कर सकती है, एग्जामिनेशन कर सकती है विटनेसेस का। लेकिन उसमें क्लॉज 2 में कुछ चीजें दी गई है जहां पर आप विटनेस की एग्जामिनेशन को नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पुलिस जब एग्जामिनेशन कर रही थी तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए कि अगर ये जो फॉर्मर CM है अगर ये उनका जवाब देती तो हो सकता है कि वो अपने आप को एक्सपोज कर देती या इंक्रिमिनेट कर देती, जिससे पता चल जाता कि भाई मे बी इन्होंने क्राइम कमिट किया है। तो क्योंकि 20 क्लॉज 3 कहता है कि आपके पास राइट है कि आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता अपने अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए या फिर एविडेंस देने के लिए। तो इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन किए गए जो अगर ये बताती तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेट हो जाती। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे रिफ्यूज कर दिया आंसर करने से। अब जब इन्होंने रिफ्यूज किया तो बात फिर कोर्ट में गई, ठीक है, कि ये हमारा नॉर्मल हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर है और हम इसके थ्रू इनसे क्वेश्चन आयर कर रहे थे और इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पे कि कोर्ट ने इस केस में ये भी हेल्ड किया कि जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड हैज द राइट टू रिमेन साइलेंट। इसी केस में ये हेल्ड किया गया कि अक्यूज्ड हैज द राइट टू रिमेन साइलेंट। और ऐसा कोई भी सवाल जहां पे अक्यूज्ड को लगता है कि उसके आंसर करने से वो इंक्रिमिनेट हो सकता है, वहां पे वो साइलेंट रह सकता है। और प्लस कोर्ट ने ये भी कहा कि अक्यूज्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी सच क्वेश्चन। अक्यूज्ड को आप कंपेल नहीं कर सकते हैं ऐसे कोई भी सवाल का जवाब देने के लिए जहां पर वो खुद ही एक्सपोज हो सकते हैं, जहां पे अक्यूज्ड के एक्सपोज होने के चांसेस है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हम लोग समझ गए कि हाँ, कोई भी ऐसा एविडेंस या विटनेस हम अपने ही अगेंस्ट नहीं बन सकते।
लेकिन मुझे एक बात बताओ आप लोग, फिर तो जो फिंगरप्रिंट लिया जाता है और जो हमारे जो हैंडराइटिंग सैंपल्स होते हैं या थंब इम्प्रेशन होता है, डीएनए टेस्टिंग वगैरह होती है, तो ये सब तो फिर ये भी तो कहीं ना कहीं अक्यूज को एक्सपोज कर रहा है कि नहीं? तो फिर व्हाई इट इज नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3? ये कैसे अलाउ किया जा रहा है? ये क्यों हो रहा है फिर? ये भी तो उनको एक्सपोज कर रहा है। इनके पास तो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। तो क्या अक्यूज वहां पे अब किसी का मर्डर करके आ गया कोई, है ना, पुलिस को उस प्लेस पे एक बंदूक मिलती है, ठीक है, और बंदूक पे जो फिंगरप्रिंट के निशान है, अक्यूज से बोला जाता है कि हम आपके भी फिंगरप्रिंट को उसके साथ मैच करेंगे। तो क्या अक्यूज वहां पे मना कर सकता है कि नहीं नहीं, मेरे पास राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, मैं अपने अगेंस्ट विटनेस या एविडेंस नहीं देना चाहता? नहीं कर सकता है। और ये कैसे नहीं कर सकता है, ये हमें पता चलता है एक केस के थ्रू। देखिए, इस केस का नाम है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगढ़। इस केस में क्या हुआ, देखिए इसका बैकग्राउंड देख लीजिए थोड़ा सा। इसी केस में चैलेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, इन तीन चीजों के, मतलब और भी जो सिमिलर चीजें होती हैं, जैसे आपका थंब इम्प्रेशन हो गया, राइटिंग सैंपल हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, मतलब ऐसी सारी चीजें जो आपके फिजिकल फॉर्म में होती है, अक्यूज्ड की टेस्टिंग की जाती है ताकि उसको विटनेस और एविडेंस बना के कोर्ट में पेश किया जा सके, अक्यूज्ड को गिल्टी प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो चैलेंज किया गया कि भाई थंब इम्प्रेशन, राइटिंग सैंपल और जो फिंगरप्रिंट है, ये तो अक्यूज्ड को एक्सपोज कर रहा है, तो क्या ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं है? ये चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजेस के बेंच ने यहाँ पर क्या बोला कि देखिए, जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिमोनियल एविडेंसेस पे एप्लीकेबल है, टेस्टिमोनियल एविडेंसेस पर एप्लीकेबल है, ना कि फिजिकल एविडेंसेस पर। टेस्टिमोनियल एविडेंस मतलब क्या हुआ कि जो आपके पर्सनल नॉलेज को बताता हो, कोई भी ऐसा एविडेंस जो आपके पर्सनल नॉलेज को बताता हो, जैसे आपका कोई ऑरल फॉर्म या रिटन फॉर्म में कोई स्टेटमेंट हो जो आपके पर्सनल नॉलेज को रिवील करता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन फिजिकल एविडेंस जो है वो 20 क्लॉज 3 के एम्बिट में फॉल नहीं करता है। इसीलिए 20 क्लॉज 3 में जो आप इसके वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे हो वो गलत है। 20 क्लॉज 3 में इस चीज को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। समझ गए कि 20 क्लॉज 3 जो है वो सिर्फ टेस्टिमोनियल एविडेंसेस के लिए है, ठीक है, ना कि फिजिकल एविडेंस के लिए। टेस्टिमोनियल समझ गए सभी लोग, कि जहां पे आप अपने पर्सनल नॉलेज से एक्सपोज होने के चांसेस हैं, तो वहां पे आप इसके अंडर प्रोटेक्शन ले सकते हो। लेकिन फिजिकल एविडेंस की जब बात होती है तो फिजिकल एविडेंस इस क्लॉज के अंडर फॉल नहीं करता है। आई होप सब लोग क्लियर होंगे यहां तक। बता दीजिए जल्दी से, हमारा आर्टिकल 20 कंप्लीट हो गया है। अब अगर अभी किसी को डाउट है तो आप लोग बोलो, मैं एक बार रिकैप कर दूंगी, इफ एनीवन हैज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट। जल्दी चैट में लिखिए। हम्म। यस। नो, नहीं होगा। ठीक है, देखिए ऑल्दो जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं उनको भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव का राइट मिलता है कि वो भी अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। मैम सेकंड केस एक्सप्लेन कर दीजिए। सेकंड केस कौन सा आप बता रहे हो गरिमा, कौन से क्लॉज का बताइए? सेकंड केस कौन सा था? ये तो था हमारा नंदिनी। ओके, नंदिनी सतपथी, ठीक है, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ मैं अभी। ओके, देखिए ये 20 क्लॉज 3 का ही केस है आपका, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी। इस केस में क्या हुआ, पहले तो आप 20 क्लॉज 3 समझ गए, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी भी अक्यूज्ड को कोई कंपेल नहीं कर सकता है कि वो अपने ही अगेंस्ट में विटनेस बने या फिर एविडेंस दे।
ये जो केस था नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी का, इस केस में क्या हुआ, फॉर्मर सीएम थी उड़ीसा की, तो उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे थे, करप्शन के चार्जेस लगे थे बेसिकली। तो उस एक्ट के अंडर उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था। अब जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो पुलिस ने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए, जहां पे उन्होंने आंसर करने से रिफ्यूज कर दिया। और रिफ्यूज करते हुए उनको उनका रीजन ये था कि अगर मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूंगी तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं एक्सपोज हो जाऊं। तो भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अगर आप पुलिस को कोऑपरेट नहीं करते हैं वो भी सही नहीं है। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए फिर कोर्ट में ले जाया गया। तो कोर्ट में जब ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, जो आपके पास जो ये राइट है, मतलब अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ये यही कहता है कि अगर अक्यूज्ड को लगता है कि वो इस क्वेश्चन का आंसर करके एक्सपोज हो सकता है तो ही हैज और शी हैज द राइट टू रिमेन साइलेंट। हाँ ठीक है दिव्या, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो अक्यूज्ड के पास राइट है कि वो राइट टू रिमेन साइलेंट, मतलब वो वहां पर साइलेंस चूज कर सकता है। ही इज नॉट और शी इज नॉट बाउंड टू आंसर, या वहां पे कोई उसको पुलिस वाले भी कंपेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्लस उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अक्यूज्ड को कोई भी कंपेल नहीं करेगा आंसर करने के लिए, अगर आप उनसे कुछ ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जहां पे चांसेस है कि दे कैन बी एक्सपोज्ड। प्लस एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि देखिए, जो ये क्लॉज है 20 क्लॉज 3, ये सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग पे ही नहीं बल्कि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, उस पे भी एप्लीकेबल होगा। यानी पुलिस भी अगर कोई ऐसा सवाल करती है जहां पर अक्यूज्ड को लगता है कि ये विटनेस हो सकता है, ठीक है, फॉर दैट ऑफेंस, और वो विटनेस या एविडेंस उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट ही यूज किया जा सकता है। समझ गए? अभी समझ में आया? तो इस केस में यही हुआ फिर कि इनको, ये मतलब इनकी जो ये बात थी उसको सही बताया कोर्ट ने कि आप इनको कंपेल नहीं कर सकते। बताइए, समझ में आया? ओके, ठीक है, चलिए। तो हमारा आर्टिकल 20 कंप्लीट हो गया है और आई होप कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा आर्टिकल 20। फिर भी अगर कोई भी इशू आप लोगों को, किसी भी तरीके की कोई इशू आती है तो आप फ्री हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? चलिए ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। एंड टुमारो इज संडे, सो ऑन मंडे वी विल स्टार्ट विथ आर्टिकल 21, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अगेन। और एक और चीज आपको बता दूं, 14, 19 एंड 21 को हम लोग गोल्डन ट्राइंगल के नाम से भी जानते हैं। तो अब हमने 14 पढ़ लिया है, 19 पढ़ लिया है, नाउ वी विल स्टडी आर्टिकल 21, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको पहले 22 करवा दूं क्योंकि वो इसके साथ जाएगा तो ज्यादा आप लोग भी रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि फर्स्ट आई विल फिनिश आर्टिकल 22 एंड देन वी विल मूव टू आर्टिकल 21, राइट। तो चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आप लोग क्लास करते रहिए, रेगुलर अटेंड कीजिए, और ऐप के थ्रू जो भी मटेरियल है, क्लासेस हैं, वो सब आपको मिल ही रहे हैं, प्लस यूट्यूब पे भी आपको लेक्चर सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।